हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी शतरंज और डी कबड्डी। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो ऑप्शन ए हॉकी है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, बी में है जम्बू द्वीप, सी में है कांच द्वीप और डी में है कुश द्वीप। तो भारत ये जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी। और जम्बू द्वीप का भारत दक्षिणी भाग था। जानते हैं कि भारत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें जम्बू द्वीप भी इसका एक नाम है। आर्यों के रहने के निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यावर्त भी कहा गया है। और शकुंतला भरत के पुत्र जो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र भरत थे, उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा है। या जो ऋग्वैदिक काल में जो भरत कबीला था, उसके नाम पर भी भरत माना जाता है। और जैन मैथोलॉजी के अनुसार जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बड़े पुत्र थे भरत। उनके दो पुत्र थे, एक भरत और दूसरा बाहुबली। तो उनके पुत्र भरत को ही जैन लोग मानते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जैसे मध्यकाल में अरबी लोग आए तो उन्होंने और हिंदुस्तान नाम इसको दिया। अरबी और पर्शियन लोग हिंदुस्तान नाम दिया। इसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। पुराणों में भारत का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में ही मिलता है। और यूनानी लोग आए तो इसको इंडिया नाम दिया। इस प्रकार भारत को कई नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ए सर्क, बी सुनामी, सी स्केल और डी केम। तो इसको कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुनामी कहा जाता है। और ये आपको लोग को जानते ही होंगे कि सुनामी ये शब्द है, ये जापानी शब्द है और जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। ये अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप से ही उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए रिएक्टर स्केल पर जो 7 से अधिक होता है तभी सुनामी आने की संभावना रहती है। और ये सर्वाधिक प्रशांत महासागर में होते हैं। आप जानते ही हैं कि जापान में सबसे ज़्यादा आपदा आता है। तो जापान चूँकि प्रशांत महासागर के परिपेटी में बसा हुआ है, इसलिए वहाँ आता है। और भारत में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आया था, जिसमें भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो लगभग समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? ए है पनामा नहर, बी है सुएज नहर, सी है कील नहर और डी है सू नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जो जहाज रानी नहर है वो है सुएज नहर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। और आप जानते हैं कि सुएज नहर से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और इसके साथ ही अफ्रीका और एशिया को विभाजित भी करता है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने सुएज नहर कंपनी का गठन किया था इसके निर्माण के लिए। और 25 अप्रैल 1859 से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो 17 नवंबर 1869 में पूरा हुआ। और इसी दिन से ये नहर खोल दी भी गई व्यापार के लिए। और इससे दूरी जो थी एशिया से यूरोप की, ये बहुत कम हो गई। और इसकी लंबाई है 193.3 किलोमीटर, ये लंबा है। इसका उत्तरी बंदरगाह पोर्ट सईद है, दक्षिण बंदरगाह पोर्ट तवेफिक है। और ये मिस्र के जो राष्ट्रपति थे गमाल अब्देल नासिर, उन्होंने ही इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो इतनी सारी बातें सुएज नहर से पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है?
ए है 29 से 33 किलोमीटर, बी है 32 से 14 किलोमीटर, सी है 31 से 24 किलोमीटर और डी है 34 से 12 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण भारत लंबा अधिक है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये ऑप्शन बी है, मतलब 32 से 14 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई, और 29 से 33 किलोमीटर है ना पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताए। ए है कुकी, बी है खोंड, सी है उरांव और डी है नाइकदा। तो ये खोंड जनजाति की थी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। खोंड जनजाति में मानव बलि प्रथा थी, जिसको 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रोक लगा दिया। इसी के विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था, और एक खोंड विद्रोह भी हुआ था, वो जो जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई किया था, वो भी इसी जनजाति के द्वारा हुआ था, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सभा की स्थापना का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद? ए है अनुच्छेद 311, बी है 312 और सी है 313 और डी है 314। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। राइट आंसर है 312 अनुच्छेद में है अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान। और जानते हैं इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल गुलान यानी जिसको महाविद्रोह कहा किससे जुड़ा था? ए संथाल से, बी कच्छ नागा से, सी कोल से, डी बिरसा मुंडा से। तो उल गुलान विद्रोह, इसी को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ऑप्शन डी है राइट आंसर है, बिरसा मुंडा। ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, कहीं कहीं 1893 से भी इसको माना जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और इनकी मृत्यु भी रांची जेल में ही हैजा के कारण हो गई थी। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे इनके गुरु थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यानी मीठे पानी की झील यानी फ्रेश वाटर लेक कौन है? ए है विक्टोरिया, बी में है सुपीरियर, सी में है बैकाल झील और डी है मिशिगन झील। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सुपीरियर झील। लेक सुपीरियर विश्व की ये अमेरिका की झील है और सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। और इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी झील, वो उसमें मीठा पानी और साल्ट पानी इसकी कोई चर्चा नहीं हो, तो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और सबसे गहरी झील तो जो बैकाल झील है वो सबसे विश्व की सबसे गहरी झील है। और एक और बात कि सुपीरियर झील है तो इसके तट पर जो डुलुथ शहर है ये अवस्थित है। पूछ सकता है कि डुलुथ शहर किसके तट पर अवस्थित है? तो ये सुपीरियर झील के। और ये क्षेत्र है ना लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और एक और बात इसे है जानकारी के लिए कि सू नहर जो है ना वो सुपीरियर झील से ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर जो सुपीरियर झील से और ह्यूरन झील को जोड़ती है। ये रहा सुपीरियर झील से संबंधित और सब जानकारी। अब है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी है 66.5 डिग्री अक्षांश और डी में है 180 डिग्री देशांतर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये काल्पनिक रेखा है, यही नहीं जितनी भी रेखा खींची गई है ग्लोब पर सारी की सारी रेखाएं वो काल्पनिक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर, ये प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में ये तय किया गया था। और 180 डिग्री देशांतर से अगर आप पूरब जाते हैं तो एक दिन घट जाता है, और जब पश्चिम जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही इनकी पुस्तक थी, 1867 में उसको लिखे थे और उसी पुस्तक से ये धन के निष्कासन सिद्धांत की जानकारी मिलती है। हालांकि उसके पहले उसने इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया एक लेख लिखे थे पत्रिका में, उसमें भी वो धन के निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन किए थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी है विनोबा भावे और डी है राम मनोहर लोहिया। जो भूदान आंदोलन था ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। और 1951 में इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ किया था। और महात्मा गांधी के कहने पर, नहीं सॉरी, महात्मा गांधी की तो मृत्यु 48 में हो गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह वो महात्मा गांधी के कहने पर शुरू किया था। इसका आंदोलन का उद्देश्य था कि सबको भूमि का बंटवारा जो हो वो अच्छा से हो, मिलना चाहिए। और इनका जो ओरिजिनल नाम था, जो मूल नाम था, वो था विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे इनका मूल नाम था, लेकिन गांधी ने इनको विनोबा नाम दिया, तब से ये विनोबा भावे के नाम से जाने लगे। और गांधी के कहने पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी विनोबा भावे, सी वल्लभ भाई पटेल ने और डी जमनालाल बजाज ने। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। और यहीं की महिलाओं के द्वारा उन्हें गांधी जी को यहाँ की महिलाएं बोली, तो महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ए अंग्रेजी, बी मंदारिन, सी हिंदी और डी फ्रेंच। तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है मंडारिन है। ऑप्शन जो 2 है ये सही है। और ये चीन की भाषा है, चीन की भाषा है। आप जानते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन में ही है, तो ये सबसे अधिक बोले जाने वाली। और दूसरा नंबर पर अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी विश्व की दूसरी। और तीसरा पर हम लोग का जो भाषा है, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, उसका स्थान है। और भारत में अगर पूछ दे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, तो हिंदी और दूसरी बंगला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे? ये 1901 कलकत्ता। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार भाग लिए थे? तो 1901 कोलकाता, बी में है 2 में 1916 लखनऊ, सी है 1912 बांकीपुर और डी है 1920 नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने पहली बार भाग लिया था। और दानिशाई वाचा इसके अध्यक्ष थे। और गांधी, चूँकि बहुत लोग ये सोचता है कि गांधी तो भाई 9 जनवरी 1915 में भारत ही आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, ऐसा थोड़े है, वो बीच बीच में आते रहते थे। तो वो 1901 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग ले लिए थे। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन था, क्योंकि नरम दल और गरम दल, जो 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। उसके बाद 1916 में ये दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते। 1912 में ये हुआ था पटना बांकीपुर में, RN मधोलकर इसकी अध्यक्षता किए थे। और बिहार में होने वाला ये पहला कांग्रेस का सम्मेलन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति और डी संघ लोक सेवा आयोग। तो महान्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो, और ये जो अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति जो मतलब कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, और भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी रस खान, सी अमीर खुसरो, डी अमीर हसन। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो सी होगा, सी अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, ये भी पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में थे। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना पद्मावत है, वो भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था? ए डटन, बी जेम्स हटन, सी डेविस, डी में है वाल्टर पेंग। तो ये जेम्स हटन कहा था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका और डी यूरोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को आजकल, ये तो सबसे छोटा महाद्वीप है ये है, और आजकल इस सब एरिया को मिला के ओसेनिया कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया, ये सब सम्मिलित रूप से इसको ओसेनिया कहा जाता है। और इसका खोज किया था जेम्स कुक ने किया था, और मकर रेखा इसको 2 भागों से बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नील, बी मिसिसिपी, सी यांग्स और डी अमेजन। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अमेजन। अमेजन को ये जल के आयतन के आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है, और ये है पूरे विश्व की नदियों का 20% जल इसी में है, एवरेज देखा जाता है तो। और ये एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू से, लेकिन ये ब्राज़ील की प्रमुख नदी है, और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम मंडीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? ए कपास, बी चाय, सी बांस और डी में है रबड़। तो हरा सोना बांस को कहा जाता है, और बांस भी एक प्रकार का घास ही है, वो घास की प्रजाति है बांस। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो ये कहे थे महावीर स्वामी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल भारत में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ए सूरत, बी बम्बई, सी अहमदाबाद और डी कोयम्बटूर। तो भारत में सबसे जो पहला सूती वस्त्र स्थापित हुआ था वो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, बम्बई। बम्बई में, हालांकि देखिए इससे पहले भी 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर जो है कलकत्ता में, वहाँ स्थापित हुआ था सूती मिल, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। और 1854 में जो कावास जी डाबर के द्वारा बम्बई में स्थापित हुआ था, ये सफल हुआ था, इसीलिए इसको पहला, चूँकि ऑप्शन में कलकत्ता है भी नहीं, अगर कलकत्ता रहता तो प्रथम की बात है तो वहीं आंसर होता। हालांकि बम्बई में जो हुई तो आधुनिक मिल थी,
और आप जानते हैं कि बम्बई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। ये सारे लोग सूती वस्त्र के लिए। और जो नया डेटा है उसमें सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की जो मिल है वो तमिलनाडु में हो गई है। पहले महाराष्ट्र का स्थान था, अब तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ए अस्थाई बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था, डी दहसाला। तो दहसाला व्यवस्था है ये मुगल काल में थी, टोडरमल जिसके जनक माने जाते हैं। बाकी अस्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ये तीनों थी। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 280, बी में है अनुच्छेद 360, 3 में है अनुच्छेद 143, डी है अनुच्छेद 240। तो ये वित्त आयोग है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। ये 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।